आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक, हिंदी में इसको अच्छे कृत्रिम बुद्धि या बुद्धिमत्ता, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि बुद्धिमत्ता क्या होती है ना, उसके बाद हम कृत्रिम की बात करेंगे। क्या होती है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता? हम किसको कहेंगे कि ये इंटेलिजेंट पर्सन है और किसको कहेंगे कि ये मतलब गधा टाइप है ना? क्या उसकी हमारे दिमाग में क्या हमने परिभाषा बना रखी? देखो, बुद्धिमत्ता का मतलब जो ये सब ठीक है अपनी जगह, ये भी सही है, पर ये सब चीज़ें कंप्यूटर में ऑलरेडी है। कंप्यूटर जिस पर हम काम करते हैं वो तेज़ी से जो है हमारा कोई भी काम, कोई भी कैलकुलेशन तेज़ी से कर देता है। मेमोरी भी उसके पास होती है ना। जो उसके पास नहीं होता है वो क्या होता है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। अगर कोई कंडीशन में वो काम कर रहा है जो उसकी प्रोग्रामिंग आपने कर दी एक बार, ठीक है, तो फिर प्रोग्रामिंग करने के बाद वो रुकेगा क्या? वो टास्क परफॉर्म करके ही रुकेगा, है ना। उसके पहले वो रुक नहीं सकता, मतलब कि वो स्वयं से उसको सोचने समझने की शक्ति उसके पास नहीं है। कंडीशंस के अकॉर्डिंग, है ना, परिस्थितियों के हिसाब से वो अपना निर्णय बदल नहीं सकता है, चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। जो एक बार आपने उसको कह दिया वो उसको करेगा, है ना। जैसे सपोज ह्यूमन बीइंग क्या होता है, मनुष्य में ये सब चीज़ें होती है। मनुष्य को परिस्थिति के हिसाब से काम करने का जो है बहुत अच्छा और एक तरीके से टाइम के साथ वो सीखता जाता है, पर कंप्यूटर में ये सब चीज़ें नहीं होती, है ना। जैसे कि मान लो कि अभी जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा एक मूवमेंट हुआ था बहुत बड़ा अयोध्या के अंदर, है ना। कौन सा मूवमेंट था? वो बाबरी मस्जिद वाला। उसमें जो कार सेवक थे उनके ऊपर गोली चलाने के जो है आदेश दे दिए गए थे, पर फिर भी पुलिस ने उनके ऊपर गोली नहीं चलाई। एक केस में चल भी गई थी, है ना, मुलायम सिंह वाले में, दूसरे में नहीं चली। तो वहां पर पुलिस ने क्या किया? अपना स्वविवेक यूज किया, मतलब कि अपनी खुद का जो उनका सोचने समझने की शक्ति थी उसके हिसाब से ऑर्डर होने के बाद भी उन्होंने ये काम नहीं किया। पर अगर उनकी जगह पर रोबोट्स होते तो वो क्या रुकते? क्या नहीं रुकते, वो तो चला देते गोली। तो यही फर्क होता है ना। तो बुद्धिमत्ता का मतलब एग्जाम में अच्छे नंबर से भी नहीं है। बुद्धिमत्ता का मतलब आईक्यू लेवल, वो उसमें सब इंक्लूडेड है, पर जो अभी हम बात कर रहे हैं उससे इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये है कि एक तो टाइम के साथ जो है अपना डिसीजन लेने की कैपेसिटी, पहली चीज, है ना। दूसरी चीज कि अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है उसमें वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी बुद्धिमत्ता तय होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जो काम उसको दिया गया उसके अकॉर्डिंग वो नहीं हो रहा है सब कुछ, तो वो उसको चेंज भी कर सके। ये सब चीज़ें अगर उसमें है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो बुद्धिमान है ना, बुद्धिमत्ता उसके अंदर है। और हम जो एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें ज़्यादातर यही सब चीज़ें देखी जाती है कि नहीं। इंटरव्यू में या कहीं पर भी आपको अगर मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, है ना, किसी सिचुएशन में आप कैसे काम करोगे, कोई परिस्थिति बिगड़ गई, दंगा हो गया, कुछ हो गया, तो आप कैसे डिसीजन लोगे, यही तो मेन मुद्दा है ना। अदरवाइज पढ़ लिख के पास तो बहुत सारे लोग हो रहे हैं, पर ज़्यादातर वहाँ इंटरव्यू में जाकर क्या हो जाते हैं कि उनकी जो मैनेजमेंट कैपेसिटी है ना, निर्णय लेने की जो क्षमता है एक जो लीडर में या एक बड़े अधिकारी में होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं होती है ना। तो इस वजह से फिर वो क्या हो जाते हैं, वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो यही चीज़, तो हमने कहा कि बुद्धिमत्ता का मतलब क्या है, तो सबसे पहली लाइन हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर कंडीशंस के अकॉर्डिंग, है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या कर सके भाई, निर्णय ले सके। मनुष्य कर सकता है ये काम, ठीक है, पर कंप्यूटर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, ठीक। दूसरी बात कि संकट के समय, मतलब कि क्रिटिकल सिचुएशन में, संकट के समय वो क्या कर सके, संकट के समय भी वो अपना निर्णय ले सके, कुछ भी जो उसे करना हो, ठीक है। कंप्यूटर ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। उसको जो काम करने के लिए बोला जाएगा वो पत्थर की लकीर हो गई, ठीक है, उसके बाद वो पीछे हटने वाला नहीं है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही है कि उसमें ये सब चीज़ें हमको डेवलप करना, ठीक है। कंप्यूटर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर उसमें है किसी मशीन के अंदर, तो भाई कोई भी मशीन हम जो काम कहेंगे वो करती है। गाड़ी हम चला रहे हैं, जैसा आप घुमाओगे वैसे चलेगी, उसको थोड़ी मालूम है कि सामने कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो आपको डिसाइड करना है। आप अगर ब्रेक लगाओगे तो रुक जाएगी, अगर आप नहीं लगाओगे तो वो क्या करेगी, जा करके उसमें भिड़ जाएगी, ठीक है। तो अगर मशीन के अंदर, खुद के अंदर ये सब कैपेसिटी आ जाए, है ना, तो मशीन को अगर खुद का बुद्धि, खुद का विवेक, खुद की सोचने की क्षमता आ जाए, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कि वो एक बुद्धिमान मशीन है, ठीक। दूसरी बात इसमें और हम क्या जोड़ सकते हैं कि उसमें भावनाओं का होना, क्या होना, भावनाओं का होना। भावनाओं का होना मतलब कि इमोशंस,
अब इमोशन मशीन में होता है क्या? नहीं होता है, पर इंसान में होता है, ठीक है। तो भावनाओं का होना, मशीन के अंदर इमोशन नहीं होता है पर मनुष्य के अंदर इमोशन होता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंसान में होती है और मशीनों में नहीं होती, वो कौन सी होती है? अपनी गलतियों से सीखना। क्या करना? गलतियों से सीखना। भाई आज हमको कोई काम दिया गया, हम नहीं कर पाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसको सुधार करके अच्छे से करेंगे। प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है तो अच्छे से प्रिपेयर करके फिर से हम बार बार एग्जाम देते हैं इसीलिए। तो पर कंप्यूटर से या मशीनों के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं होती, वो अपनी गलतियों से नहीं सीखता है। गलतियों से जो सीखने की क्षमता है वो उसके अंदर नहीं होती है, वो होनी चाहिए सीखने की क्षमता, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, कैपेसिटी ऑफ लर्निंग अगर उसमें है तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये क्या है? ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर जो है एक तरह का दिमाग काम कर रहा है, ठीक। अच्छा, फिर देखो कि क्या ऐसा हो भी सकता है क्या? जितनी चीज़ हमने यहाँ लिखी है, क्या मशीनों में ऐसा लाना पॉसिबल है क्या कि वो कंडीशन के अकॉर्डिंग निर्णय ले सके, है ना, डिसीजन ले सके, क्रिटिकल सिचुएशन में डिसीजन ले सके, उसके अंदर इमोशंस हो जिससे भी उसका डिसीजन अल्टर हो सकता है, प्रभावित हो सकता है उसका निर्णय, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ कि गलतियों से वो सीख सके, ऐसी कैपेसिटी क्या इसके अंदर आ सकती है क्या भाई मशीनों के अंदर? ऐसा आज की डेट में ऐसा हम सोच सकते हैं क्या? ऐसा सिर्फ हम अभी सोच सकते हैं, है ना। ऐसा होगा नहीं होगा वो सब बात की बातें हैं। पर अभी जो फिलहाल की जो 2-3 चीज़ें हैं, देखो ऊपर वाली ये दोनों चीज़ें जो है कंडीशंस के अकॉर्डिंग निर्णय लेना और संकट के समय उसको जो है अपना डिसीजन जो है चेंज करने की कैपेसिटी होना, और कुछ हद तक ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये 3 बिंदु जो है इन पर हम काम कर रहे हैं। भावनाओं का होना जो है इसमें लगभग असंभव सी बात है ना। मशीनों में आपने अगर उसको सॉफ्टवेयर डाल भी दिया कि भाई अगर आपको कहीं चोट लगे तो आपको रोना है, तो वो भी तो एक आर्टिफिशियली रोएगा ना, वो कोई अंदर से उसको दर्द तो हो नहीं रहा है, वो तो आपने उसको कहा है कि आपको रोना, इसलिए वो रोएगा। तो भावनाओं का जो होना है उसके अंदर एक तरीके से ये पूरी तरह से संभव नहीं है, परंतु ये 3 चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। और उसमें से भी ये जो 2 ऊपर वाली कंडीशन है, इसके ऊपर वैज्ञानिक जो है लगातार काम कर रहे हैं जिससे कि कंप्यूटर को क्या बनाया जा सके? स्मार्ट बनाए। देखो जैसे ही हमारे अंदर रोबोटिक्स के बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है कि भाई बहुत ही इंटेलिजेंट एक मशीन है जो कि सारे टास्क परफॉर्म कर रही है। जैसे कि हॉलीवुड की मूवी में, हमारी इंडियन मूवीज़ में भी जो रोबोट मूवी आई थी, है ना, देखी होगी आपने सबने, रजनीकांत की। हालांकि वो तो रजनीकांत की मूवी थी, उसमें कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी रोबोट्स जो है इसी तरीके से काम करता है। अब आपने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी, है ना, हॉलीवुड की, उसमें भी मशीन जो है वो इसी तरीके से इंटेलिजेंट है। उसको जो टास्क दिया है उसको हर हाल में करना ही करना है, ठीक है। वो बिना करे मानती है क्या? नहीं। पूरी पिक्चर में आखिरी तक यही होता रहता है। तो उसमें अपना खुद का दिमाग है, खुद का डिसीजन है। अब पूरी पिक्चर में उसने स्क्रिप्ट तो वो नहीं लिख सकता ना, मतलब कि एक्चुअल मूवी की स्क्रिप्ट तो उन्होंने लिखी है, पर एक्चुअल में क्या होने वाला है वो कोई नहीं बता सकता। तो मशीन अपने हिसाब से निर्णय लेती, ठीक है। तो ये जो है अभी भविष्य की बातें हैं और इनको छोटे लेवल पर जो है हम शुरू कर रहे हैं। छोटे लेवल पर वैज्ञानिक जो इस पर लगे हुए हैं और कुछ हद तक इसमें कामयाब भी हो चुके हैं। जैसे कि फेसबुक ने 2017 के अंदर कीबोर्ड बनाए थे। कीबोर्ड का मतलब रोबोट ही बनाए थे। वो 2 रोबोट थे, वो आपस में एक दूसरे से चैट करते थे। 2017 की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और 1 घंटे तक उन्होंने दोनों ने आपस में चैट किया और उन्होंने अपनी खुद की एक लैंग्वेज डेवलप कर ली। दोनों कंप्यूटर ने खुद की अपनी लैंग्वेज डेवलप कर ली जो कि उनके बनाने वालों को नहीं समझ में आ रही है, मतलब कि वो उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने 1-1.5 घंटे तक ये सब फिनोमिना देखा, उसके बाद उन दोनों को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। मतलब कि मशीन में अगर आप ज़्यादा, उसके फ़ायदे नुकसान दोनों चीज़ें हैं। टर्मिनेटर जो मूवी है वो ज़्यादातर उसको नुकसान ही दिखा रही है पूरी पिक्चर के अंदर कि मशीन अगर हावी हो गई तो क्या होगा, है ना। पर ऐसा होगा कि नहीं होगा, इस पर सबके अपने अपने विचार है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मशीन हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो जाए। कुछ कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है, ठीक। मेरा खुद का तो ये मानना है कि भाई मनुष्य जो है वो ईश्वर की रचना है ना, सर्वश्रेष्ठ। तो हम कोई ऐसी रचना नहीं बना सकते जो हमको क्या कर सके? कम्पीट कर सके, ऐसा मेरा मानना है। सबकी अलग अलग चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये सब चीज़ें अगर उसके अंदर है तो हम कहेंगे कि वो बुद्धिमान मशीन है और अपना काम स्वयं वो कर सकती है। तो क्या आजकल रोबोट नहीं है? क्या हमारे पास रोबोट है ना। कई फैक्ट्रीज में आप देखोगे सब जो असेंबली लाइन चलती है उनकी सब ऑटोमेटिक होती है ना। पर वो सब कैसे हैं?
वो सब कैसे हैं, वो सब प्रोग्राम्ड है ना, उनको एकदम प्रोग्रामिंग कर दी है, उनका काम वो कर रहे हैं। ठीक, अगर आपको उनसे कुछ अलग काम करवाना है तो फिर से आपको उसकी प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी। ठीक है, वो अपने आप से कोई भी चेंज वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कार वगैरह जो है हमारी, है ना, उनके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उनकी पेंटिंग तक, इंजन की असेंबली तक, दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग में मतलब कि रोबोटिक्स भरे पड़े हैं। इवन सर्जरी में भी कई तरह की सर्जरी भी जो है वो रोबोट्स करते हैं, है ना, पर वो सब कुछ कैसे है, वो प्रोग्राम है, वो अपने हिसाब से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है भाई, तो ये हो गई पहली चीज कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अगर कोई मशीन के अंदर ये सारी क्वालिटी है तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है वो। ठीक है, और अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, इतनी बात, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, ऑनलाइन वाले भी। फिर इसका थोड़ा सा हम इतिहास देखते हैं कि ये कब शुरू हुआ, कैसे क्या इसका जो है शुरुआत हुई। बिल्कुल पॉसिबल है ना भाई, देखो, पर उसमें हो क्या रहा है आप उसको तो समझो। ऐसा कितने दिन तक चलेगा भाई, जो चीज़ हम बना रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल भी तो कर सकते हैं ना। हो सकता है कुछ अनकंट्रोल सिचुएशन हो जाए, वो तो कई जगह पर हो सकती है। कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया है ना, जैसे कि परमाणु संयंत्र में रशिया के अंदर धमाका हो गया, है ना, वो भी अनकंट्रोल सिचुएशन थी। तो वैसे इसके साथ भी हो सकता है, पर ऐसा तो है ही नहीं कि उसको हम कंट्रोल ना कर सके, है ना। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हो सकता है वो थोड़ा डैमेज भी देके जाए, है ना, पर इन द एंड अगर आखिरी में अगर हम कहें अंत में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो बनाई तो आखिर हम ही ने, उसकी कमजोरियां, उसकी सारी चीजें हमको पता है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मनुष्य के ऊपर वो इतनी तरीके से हावी हो जाए जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है ना। चाहे वो आपकी टर्मिनेटर वाली मूवी हो, एवेंजर्स वाली मूवी हो, कोई भी हो, तो रोबोट्स जो है वो चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो जाए, और वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि भाई रोबोट अगर कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, वो एक सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति के बराबर होगा भविष्य में भी। एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति जो गांव का होता है, 8वीं 10वीं पढ़ा होता है, उसके बराबर, क्योंकि उसके पास जो चीज़ हमारे पास है वो नहीं है। वो भले बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है, बहुत फास्ट टास्क परफॉर्म कर सकता है, बिना रुके कर सकता है ना। किसी भी सिचुएशन में आप भेज दो उसको, आग में, पानी में, ज्वालामुखी में डाल दो, समंदर में डाल दो, कुछ भी कर दो, पर उसके पास जो कैपेसिटी है कि वो समय के साथ सीखने की, दूसरी चीज कि अपने हिसाब से निर्णय लेने की क्षमता। भाई हम लोग आज इतने डेवलप क्यों हैं, क्योंकि हम परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या करने लगे हैं, अपने आप को चेंज करते हुए आ रहे हैं, तभी तो हम लोग का अस्तित्व आज तक बना हुआ है। अगर हम परिस्थिति को बदलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, मानव जाति का विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ रोबोट्स में नहीं है, और वो नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है, क्योंकि वो जो है वो एक जीवित वस्तुओं का गुण है। भाई लिविंग नॉन लिविंग में कुछ तो अंतर होगा ना, कि ऐसा तो है ही नहीं कि आप, कुछ लिमिट्स तो होंगी ना, होगी कि नहीं होगी, कि आपने कह दिया कि रोबोट्स बना लिया तो कोई रोबोट्स ने ऐसी संरचना तो है नहीं, है ना। और कोई मूवी भी हम नहीं देख रहे हैं जो वो ट्रांसफार्मर वाली, उसमें एलियन आ गए और वगैरह वगैरह, तो वो सब जो है साइंस फिक्शन है ना। रियल में चाहे हम कितना भी डेवलपमेंट कर लें, अल्टीमेटली जो कंट्रोल होगा वो किसके हाथ में होगा, हमारे हाथ। कुछ चीज़ें कभी कभी बिगड़ सकती है, पर फाइनली उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है भाई, चलो अब इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। सबसे पहले ये विचार कैसे आया कि मशीनों के अंदर ये सारी चीज़ें फिट की जाए, मतलब कि मशीनों के अंदर ये गुण जो है वो डाले जाएं। तो सबसे पहले 1950 का जो टाइम पीरियड था, है ना, 1915 के अंदर जो है लोगों के अंदर ये आइडिया, या साइंटिस्ट के अंदर जो है ये आइडिया आना शुरू हो गया। लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया था। कैसा सोचना, कि भाई इस तरीके के काम हमको करने चाहिए। 1950 के अंदर साइंटिस्ट ने, या जो भी इस क्षेत्र में काम करते थे, उन लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया। ठीक, फिर 1955 के अंदर, है ना, जॉन मैकार्थी नाम के एक हमारे साइंटिस्ट कह लीजिए आप, उन्होंने सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको, उसकी स्थापना की, या उसके आप इसको फादर कह सकते हो। ठीक है, जॉन मैकार्थी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर है। और कब इन्होंने ये काम किया था, 1955 के अंदर। विचार लोगों के मन में पहले से आ रहे थे, उन विचारों को उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बेस दे दिया, और एक स्थापना कर दी कि उनको हमने फाउंडर कह दिया कि जॉन मैकार्थी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्या है, पितामह है। ठीक, दूसरी बात कि फिर इन्होंने उसकी डेफिनेशन भी बताई। जो अभी हमने 3-4 पॉइंट पढ़े वो सब हमको किसने बताए हैं, जॉन मैकार्थी ने बताए। कब बताए हैं कब बताए हैं, परिभाषा कब दी है उसकी, 1956 में दी है। ठीक है, ये परिभाषा उसकी दे दी गई।
उसके बाद आगे चलो तो 1958 के अंदर इन्हीं जॉन मैकार्थी ने क्या किया, लिप्स का फॉर्मेशन किया। लिप्स मतलब कि क्या है भाई, लिप्स का मतलब है कि एक तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। कंप्यूटर की क्या थी, वो लैंग्वेज थी, है ना। इसको जो है लिस्ट, ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। इस तरीके की कंप्यूटर की भाषा को उन्होंने बनाया जो कि इसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल थी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे चलो तो 1961 के अंदर, 1961 के अंदर, ठीक, 1961 के अंदर एक कंपनी है IBM करके, उसने क्या किया, उसने शू बॉक्स नाम का एक मशीन बनाया। क्या बनाया, शू बॉक्स नाम का एक मशीन बनाया। वो मशीन क्या थी, वो मशीन वॉइस कमांड पे काम करती थी। ठीक है, आज हम देखते हैं ना ओके गूगल वगैरह, है ना, ये सब चीज़ें जो वॉइस कमांड पे काम करती है, वो उन्होंने कब बना ली थी, 1961 में ही बना ली थी। ठीक है, 1961 में बना ली थी। अब देखो इतना जो है, फिर हमको इतना समय कैसे लग गया, जबकि हमने वॉइस कमांड बहुत पहले बना लिया है मनुष्य जाति ने, तो आगे अभी अब लगभग 50, 60, 70 साल हो गए, है ना। तो हमने इसमें डेवलपमेंट क्या, क्योंकि टेक्नोलॉजी पहले बन तो गई थी, पर पहले वो कैसी हुआ करती थी, पहले वो बहुत हम कह सकते हैं कि मशीनें बहुत बड़ी बड़ी होती थी, है ना, और उनकी पावर वगैरह इफिशियंसी बहुत कम होती थी, उनका साइज़ बहुत बड़ा होता था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती थी। पर अब धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी, अब जैसे कि नासा ने जो मिशन भेजा था ना चांद के ऊपर, अपोलो, उसमें जो कंप्यूटर्स लगे थे, वो कंप्यूटर आज के हमारे मोबाइल के कंप्यूटर के बराबर है। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी को छोटा, दिनों दिन छोटा करते गई और बेहतर करती गई, है ना। साइज जितना छोटा होगा, पोर्टेबल होगी, तो ज़्यादा लोगों के काम आएगी, और फिर साथ ही में उसका मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो खोज तो बहुत पहले हो गई थी, किसकी, वॉइस कमांड की, है ना। शू बॉक्स करके एक मशीन थी जो वॉइस कमांड पे काम करती थी। जो भी आप काम उसको बोलते थे, हालांकि वो इतनी डेवलप नहीं थी, पर जो भी उसको आप बोलते थे वो आपको टास्क परफॉर्म करके देती थी। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे चलो तो जापान ने, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा कौन आगे है, जापान ही आगे। तो जापान ने क्या किया कि 1981 और 82 के आसपास इन्होंने फिफ्थ जनरेशन मतलब कि ये तो पहले से ही हमसे आगे हैं, फिफ्थ जनरेशन में जो है AI के लिए काम करना शुरू कर दिया था। 10 साल का इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, 10 ईयर्स का, है ना, 10 ईयर्स का एक प्रोग्राम बनाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने के लिए, और फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर या मशीनें जो थी वो लोग यूज कर रहे थे उस समय, है ना, डेवलप करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक, अच्छा, इसी के एक सिमिलर में ब्रिटेन ने, है ना, ग्रेट ब्रिटेन मतलब कि लंदन ने क्या किया था, एलवी नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया था। ठीक है, एलवी नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया था, वो भी इसी के लिए बनाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। किसने बनाया था, ब्रिटेन ने। जापान ने फिफ्थ जनरेशन का जो है काम AI के लिए शुरू कर दिया था। मतलब कि आर्टिफिशियल जनरेशन तो सभी समझते हो ना, कंप्यूटर वगैरह की जो अपग्रेड होती गई, धीरे धीरे बढ़ती गई, तो वो फिफ्थ जनरेशन की जो मशीनरी थी उसका यूज जो है इसको डेवलप करने के लिए उन्होंने करना शुरू कर दिया था। 10 साल का उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आप सोचो कि जापान तो मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लगभग डिस्ट्रॉय हो गया था, है ना, उसके बाद भी वो लोग बहुत आगे निकल गए, है ना, टेक्नोलॉजी के मामले में, और आज भी आगे ही हैं वो। ठीक है भाई, तो जल्दी से लिख लो। और उसी के सिमिलर, इसी टाइम पीरियड के आसपास ब्रिटेन ने, है ना, ब्रिटेन ने भी एक सॉफ्टवेयर बना लिया था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही काम कर रहा था। हालांकि वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, क्यों, और ना ही उन्होंने इस पर सीरियस होकर काम किया, है ना। जो सीरियस होकर काम किया वो किसने किया, जापान ने किया, जिसकी वजह से वो बहुत आगे निकल गया। ठीक, चलो ठीक, अब देखो आगे चलो तो 1997 के अंदर, है ना, 1997 के अंदर, 1997 की अगर मैं बात करूं तो फिर से वही कंपनी थी IBM। ठीक, इस बार उसने क्या बनाया, इस बार उसने बनाया डीप ब्लू। क्या बनाया, डीप ब्लू करके एक आप मशीन कह सकते हो, सॉफ्टवेयर कह सकते हो, या जो भी आप कहना चाहो, वो बनाया। और इसने क्या किया, इसने जो है चेस के उस समय के जो चैंपियन थे, है ना, उस समय के चेस के चैंपियन थे मैरी कास्पारोव। क्या नाम था उनका, मैरी कास्पारोव। उनको क्या कर दिया था, उनको हरा दिया था चेस में। ठीक है, हरा दिया था किसने, इस कंप्यूटर ने। मैंने कहा ना कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डाला था,
या एक तरीके का आप सुपर कंप्यूटर मान लो उसको, है ना, सॉफ्टवेयर छोड़ो अभी, आप तो क्या लिख लो उसमें, सुपर कंप्यूटर था ये, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर था ये एक, जो जिसने क्या किया, मेरी कास्पारोव को हरा दिया था। डीप ब्लू इसका नाम था। कब बनाया था, 1997 में, और ये उस समय के चेस के बहुत बड़े चैंपियन थे, है ना, इनको कोई हरा नहीं पाया था, पर उस कंप्यूटर ने क्या कर दिया, उसको हरा दिया। ठीक, आगे चलो तो 2001 के अंदर, है ना, 2001 में क्या हुआ, 2001 में अलग अलग कंपनियां उसके बाद तो कंप्यूटर्स बनाने लगी बहुत अच्छे अच्छे, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि 2001 में एक साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, मतलब कि क्वांटम फील्ड में काम करने के लिए। उन्होंने बहुत अपनी पूरी जिंदगी भर की जो कैलकुलेशन थी, वो उनकी जिंदगी भर की कैलकुलेशन को उस कंप्यूटर ने सिर्फ 1 घंटे में कर दिया था। ठीक है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ये हो गई इतनी बात। अब इसके बाद क्या हुआ, इसमें जो एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था, उसका एक्चुअल डेवलपमेंट जो हुआ वो कब हुआ, वो 2010 के बाद आप मान सकते हो कि 2010 के बाद आना इसमें शुरू हो गया। इसमें 2016 के अंदर एप्पल जो हमारी कंपनी है, ठीक है, 2016 के अंदर हमारी एप्पल कंपनी, सभी ने सुना होगा, है ना, एप्पल जो कंपनी है मोबाइल बनाने वाली, उसने क्या किया, नहीं उसने भी जो है एक तरीके का, जैसे हम गूगल से बात करते हैं ना आज की डेट में, कि गूगल पर हम जो भी चीज़ बोलते हैं वो उसको क्या कर देता है, हमें बोल के बता देता है, या जिस लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं वो उसी लैंग्वेज में हमको क्या कर देता है, आंसर देता है। हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में आंसर देगा, इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में आंसर देगा। तो इसी तरीके का जो है एक आप कह सकते हो कि एक एप्लीकेशन हो, या हम कहें कि हमारे मोबाइल के अंदर जो है वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, जो कि 2016 में एप्पल ने बनाया था। ठीक है, वो एप्पल ने ही बनाया था, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, एप्पल ने ही बनाया था। वो नेचुरल जो आपका था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता था, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता था, और सीरी उसका नाम था, जो कि एप्पल में अवेलेबल है। जैसे कि हम लोग गूगल यूज करते हैं, वैसे ही सीरी नाम का जो था, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो भी आपकी नेचुरल लैंग्वेज में, उसको वो क्या कर देता था, प्रोसेस कर देता था। और साथ ही में क्या करता है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए भी आपको ऑप्शन देता है, जैसे स्पेल चेकर होते हैं ना आजकल हमारे मोबाइल में, ये वही काम करता है। आपने कोई वर्ड लिखा, उसकी स्पेलिंग गलत है ना, तो वो आपको इंडिकेट कर देगा और सही वर्ड सजेस्ट करेगा कि भाई कहीं आप ये तो नहीं लिखना चाह रहे हो। तो जब भी हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं तो वो ये चीज़ें बहुत परेशान करती, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो हम कोई इंग्लिश में तो बात करते नहीं है ना, वो लिखते जरूर इंग्लिश में, तो वो इस तरीके से फिर हम अपना स्पेल चेकर जो है वो ऑफ कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो ये 2016 में एप्पल ने जो है ये काम किया था। 1997 में इसने डीप ब्लू जो है, ये डीप ब्लू जो कंपनी है, मतलब कि IBM जो कंपनी है, इस तरीके के इसने बहुत सारे काम किए। ठीक, चलो फिर आगे चलो, तो इसके बाद ये इतिहास हो गया, है ना। तो देखो उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, उन साइंटिस्ट का नाम है ब्रिड ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, ब्रिड एर्ले परसेल नाम के एक साइंटिस्ट थे 2001 के अंदर, एनी परसेल भी बोलते हैं उनको, है ना, एर्ले या एनी परसेल उनका नाम है। उन्होंने क्या किया था, क्वांटम जो फिजिक्स होती है ना, क्वांटम का मतलब कि जो छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो काम करते हैं, एक तो बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए और एक छोटी चीज़ों के लिए, तो उन्होंने इसके बारे में अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी काम किया। और साथ में उन्होंने क्या किया कि उनकी जो कैलकुलेशन थी वो एक सुपर कंप्यूटर ने कितने टाइम में सॉल्व कर दी थी, केवल 1 घंटे के अंदर, ठीक है। और 2001 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, 2001 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला। और कितने साल काम किया था उन्होंने, 40 साल, और 40 साल के पूरे काम को कंप्यूटर ने कितनी देर में कर दिया, 1 घंटे के अंदर, ठीक है, 1 घंटे में समाप्त कर दिया सारी कैलकुलेशन। तो इससे कंप्यूटर की जो बुद्धिमत्ता है या कैलकुलेशन करने की तेजी से जो शक्ति है उसका हमको पता चलता है। ठीक, फिर फेसबुक वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद और कौन सा रह गया है ना। अच्छा, एक और चीज़ अपने इंडिया से रिलेटेड है कि 2018 के अंदर हमारा नीति आयोग जो है, 2018 के अंदर जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल करके एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाया, एक दस्तावेज बनाया। और सभी जो राज्य होते हैं, है ना, जैसे हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, उन सभी को इस पर सहमत करने की उसने कोशिश की, ताकि हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में क्या कर सके, काम कर सके, है ना। तो सबसे पहले जो इस पर सिग्नेचर करने वाला राज्य था वो कौन सा था, तेलंगाना।
कौन सा था? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने सबसे पहले इसके ऊपर साइन किया था। नीति आयोग के द्वारा बनाया गया जो है ये एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम क्या था? AI फॉर ऑल, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरीके से इसमें काम किया गया। ठीक, ये तो इसका इतिहास हो गया। इतिहास में अब इसमें और कुछ बचा नहीं है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, 2004 में, जापान को हम भूल गए, 2004 में जापान ने एक रोबोट बनाया, उसका नाम क्या था? होंडा SI। क्या नाम था उसका? होंडा SI नाम का एक पर्सनल रोबोट था। होंडा SI नाम का एक पर्सनल रोबोट था। उस रोबोट ने क्या किया? उस रोबोट ने लगभग मनुष्यों जैसे कि अभी हमने कहा कि पर्सनल सेक्रेटरी है ना, उस तरीके के सारे टास्क उसने परफॉर्म किए। और जापान में तो आज भी हम देखेंगे कि एक रोबोटिक फेस्टिवल भी होता है, जो हमारे यहाँ भी होता है ना, पर उनके यहाँ की जो बात है वो अलग होती है, क्योंकि वो हर साल नई नई चीज़ें उसमें लेकर के आते हैं, है ना। अभी उन्होंने क्या किया, एक लेडी के नाम से भी उन्होंने एक रोबोट बनाया था, नहीं वो तो अमेरिका ने बनाया था शायद, है ना, फिरोज़ा करके, ऐसी कोई मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है वो, हाँ फिरोज़ा ही नाम है, फिरोज़ा करके एक रोबोट बनाया है। तो वो रोबोट भी क्या करता है? वो रोबोट भी इसी तरीके के सारे टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। और साथ ही में इमोशंस भी डाले थे उसने, है ना, कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको रोना है ना, अगर आपको खुशी हो रही तो आपको हंसना है, कोई बाहर से आ रहा है तो आपको वेलकम करना है स्माइल के साथ, ये सब चीज़ें उसको सिखाई गई। ठीक है। अच्छा, फिर छोटे छोटे जो नैनो रोबोट्स होते हैं ना, नैनो का मतलब अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं 10⁻⁹ में, नैनो का मतलब जैसे हमारी नैनो कार है ना, वैसे ही छोटे रोबोट्स में सीखने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती किसके कंपैरिजन में? बड़े रोबोट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके पास टास्क जो है वो कम होते हैं और उनको बनाना भी आसान होता है, और अगर वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो महंगे होते हैं, है ना, क्योंकि उनको चलाने के लिए पावर ज़्यादा चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो पावर की है कि भाई अगर पावर है आपके पास, है ना, एक रोबोट है, रोबोट को क्या चाहिए? पावर चाहिए। बैटरी नहीं है हमारे पास वैसी अभी कि हम उसको ज़्यादा देर तक चला सकें। ऐसा कोई टर्मिनेटर वाली मूवी वाला हमारे पास तो है नहीं कि वो एक बार उसकी जो बैटरी लगा दी, या आयरन मैन ने तो अपना रिएक्टर ही बना लिया यहाँ पे, तो वो सालों साल चलता रहेगा, ऐसा तो है नहीं। वो तो बैटरी एक दिन में, 2 दिन में, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3, बड़ा रोबोट होगा तो 2-3 घंटों में ही उतर जाएगी, है ना। तो सबसे बड़ी समस्या तो बैटरी की आ रही है। अगर बैटरी या पावर सोर्स अगर हमको ऐसा मिल जाए तो जेट, जो पर्सनल जेट का मतलब वो जो सूट होता है ना जिस पर वो उड़ते हैं, वो सूट अगर उसको अगर पावर देने वाला हमको ऐसा सोर्स मिल जाए जो लंबे समय तक हमको एनर्जी दे सके, तो वो सूट हम बना सकते हैं आसानी से, और उससे हम पर्सनल जो फ्लाइट है ना, पर्सनल का मतलब कि इंडिविजुअल मनुष्य जाकर के एक पक्षी की तरह उड़ सकता है ना अपने पर। वो होता क्या है कि वो 2 मिनट उड़ता है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है ना। ये समस्या सबसे बड़ी हो रही है। तो वैज्ञानिक उसी में लगे हुए हैं, कई तरीके के इंजन्स पर काम चल रहा है, पर अगर जब तक वो इतना छोटा ना हो जाए कि उसको एक रोबोट में लगाया जा सके, तब तक हम नहीं कह सकते कि इतना जो है इफेक्टिव रोबोट हम बना पाएंगे। ठीक, इसीलिए छोटे छोटे रोबोट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। भाई सेना ने क्या किया? सेना रोबोट बनाती है, उसको बंदूक भी दी उन्होंने, वो चलाता भी है ना, और अगर कहीं पर बम रखा हुआ तो जाकर के वो डिफ्यूज करके आ जाएगा। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उसमें बैटरी का जो बैकअप है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमने बात कर ली पूरे इतिहास की उसके। चलो तो देखो, अब रोबोट्स अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि अभी 2017 में जो फेसबुक ने जो बनाया था, है ना, तो फेसबुक ने जो 2 रोबोट बनाए थे जो आपस में बात कर रहे थे, और बात करते करते उन्होंने क्या किया? अपनी लैंग्वेज डेवलप कर ली। तो ये तो स्पष्ट संकेत है कि मशीनों को अगर आप इंटेलिजेंस दोगे, बुद्धि दोगे, तो वो ऑब्वियसली क्या करेगी? अपना कुछ करने की कोशिश करेगी, है ना, नया कुछ भी करने की कोशिश वो करेगी जो आपने उनको नहीं सिखाया है या नहीं चाहते हो आप कि वो करें, फिर भी करेगी। तो इसलिए कोई भी बेसिक रोबोट, अगर आप कोई भी रोबोट बनाते हो तो उसमें बेसिक जो उसमें प्रोग्रामिंग है वो आपको क्या करनी पड़ेगी? तो उसके 3 नियम। पहला कि पहली चीज़ तो वो किसी मनुष्य की जान नहीं लेगा। क्या नहीं करेगा? मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। ये पहला नियम है, चाहे कोई भी स्थिति हो, नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
ठीक, ये पहली चीज है जो आपने मूवीज में भी देखी होगी कि जो ह्यूमन बीइंग है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली जो मनुष्य है ना, उस मनुष्य को कभी भी कोई भी रोबोट नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी भी स्थिति में। ये बात पहले उसको सिखानी पड़ेगी सबसे पहले, है ना। दूसरी बात कि वो क्या करेगा, दूसरा जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको प्रोग्राम किया है, उसकी सारे आदेशों का पालन करेगा, है ना। सारे आदेशों का क्या करेगा, आदेशों का पालन करेगा, आदेशों का पालन करेगा, ठीक, सारे आदेशों का पालन करेगा। पर उसमें यह आदेश नहीं होना चाहिए, कौन सा, कि किसी को नुकसान पहुंचाए। ये आदेश तो होना ही नहीं है ना, मतलब कि किसी भी मनुष्य की जान नहीं लेना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, ये इसके फंडामेंटल रूल्स है, या फंडामेंटल आप कहो कि प्रोग्राम जब भी आप करोगे तो उसमें उसको ये बातें सिखानी पड़ेगी। तो अगर उसके मालिक ने आदेश भी दिया कि किसी को मारना है, तब भी वो नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग में ये बात पहले से फीड है, ठीक। तीसरा कि तीसरी बात वो क्या कर सकता है कि देखो अपनी सुरक्षा वो जरूर कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर उसने किसी ने उस पर हमला कर दिया तो वो क्या कर सकता है, उसकी अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकता है। पर उसके लिए भी वो क्या करेगा, उसके लिए भी ये दोनों नियमों को वो तोड़ नहीं सकता है, सुरक्षा कर सकता है। मतलब एक तरीके से अगर हमने किसी रोबोट को मारा, है ना, तो वो क्या करेगा, वो हम पर गोली नहीं चलाएगा, चाहे वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाए। ऐसा हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा बनाएंगे, पर ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भाई अगर हमने कोई रोबोट बनाया दुश्मन को मारने के लिए, और अगर आप उसको ये बोलोगे कि नहीं किसी को मारना नहीं है, तो उसको बनाने का क्या फ़ायदा है फिर, है ना। बाकी के काम तो हम कर ही रहे हैं वैसे भी। आपका जैसे निगरानी करना हो, उसके लिए हमारे पास ड्रोन है ना। आपको रडार है, किसी की अगर हमारे कोई फील्ड में ना आ जाए, हमको तो वॉरियर चाहिए। अगर आप देखो तो रोबोट्स के थ्रू हमको क्या चाहिए, एक वेपन चाहिए, एक हथियार चाहिए, जो कि जिसने उसको बनाया उसका टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। तो ये सारे रूल्स जो हैं, ये तो अभी बेसिक रूल्स हैं, और रूल्स तो बनते ही हैं तोड़ने के लिए। और जब भी इस पर काम होगा, जब भी रोबोट बनेगा, तो ऑब्वियसली अगर जो भी कंट्रीज बनाएंगी इनको, तो वो एक दूसरे के का जो है लड़ने के लिए ही बनाएंगी, है ना, एक दूसरे का जो है प्रभाव सिद्ध करने के लिए बनाएगी। तो जिसका रोबोट बेहतर होगा, और कुछ दिनों तक ये सारा चीज़ें चलेंगी, पर अल्टीमेटली वो खतरा तो है। रोबोट क्या करेगा, रोबोट अगर इसी बीच रोबोट ने खुद की अपनी जो है डेवलप कर ली, तो वो इन दोनों के आदेश को ना मानते हुए अपनी रास्ता पकड़ लेगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि आप उसको इंटेलिजेंस दे रहे हो, तो वो ये सोचेगा ना भाई कि जैसे आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है ना, तो उसको भी तो है अधिकार। वो तो ये बोलेगा कि भाई मुझे क्या मरने के लिए बनाया है तुमने, है ना। ये सोचने में बड़ा अजीब लगता है कि रोबोट ऐसा सोचेगा, पर जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं उसमें यही सब चीज़ें होने वाली, कि वो ये सोचेगा कि आपने मुझे बनाया क्यों है, मरने के लिए बनाया है क्या, नहीं। तो वो अपनी सुरक्षा करेगा, और सुरक्षा के लिए वो क्या करेगा, फिर वो हमारा विरोध में भी जा सकता है, ठीक है भाई। तो ये 3 बेसिक रूल्स है जिनको रोबोटिक्स को फॉलो करना चाहिए किसी भी रोबोट को बनाने के लिए, ठीक। अगला आ जाओ, तो अगला है हमारा टाइप्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मिटा दो इसको। देखो टाइप्स में क्या है, 2 तरीके के हमारे पास रोबोटिक्स है। पहला है नैरो और दूसरा है जनरल, है ना। टाइप्स की अगर मैं बात करूं, टाइप्स की प्रकारों की अगर हम बात करें, तो 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, है ना। एक तो हम उसको कह सकते हैं कि वीक है, कैसा है, वीक। और वीक को हम, उसका जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो क्या है, नैरो, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग, दूसरे को हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के लिए क्या लैंग्वेज है, जनरल, ठीक। जनरल का मतलब और इन दोनों का मतलब आप समझ लो। नैरो का मतलब ये है कि इस तरीके का जो भी आपकी मशीन है ना, वो केवल एक ही तरीके का टास्क परफॉर्म करेगी, है ना। एक ही तरीके का टास्क, मतलब कि जैसे कैलकुलेटर है, तो वो सिर्फ क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, उससे आप दूसरा काम नहीं कर सकते हो, है ना। जिस चीज़ के लिए आपने उसको प्रोग्राम किया है वो काम, वो टास्क अच्छे से परफॉर्म करेगा। मतलब कि उसकी जो उसका जो हम कह सकते हैं कि IQ है, या उसका जो काम करने का एरिया है, वो कैसा है, सीमित है, छोटा है ना। 1 या 2 काम वो कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वीक, है ना। वीक AI, मतलब वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर। नैरो भी इसको हम कहेंगे। और स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग के अंदर वही सब चीज़ है जो कि हम अभी सब बता रहे हैं, है ना। शुरू में जो बताया मैंने, जो कि एक टर्मिनेटर में होनी चाहिए, है ना, एक रोबोट्स में होनी चाहिए, जो अपने बारे में भी सोच सके, दूसरों के बारे में भी सोच सके, ठीक है, इस तरीके का। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब जो कई सारे टास्क परफॉर्म करेगा, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग काम करेगा। पर नैरो जो है वो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में रहेगा, और साथ ही में वो कुछ ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है, इससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक। ये इतनी बात हो गई।
अब देखो इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन जो आता है वो 4 प्रकार का है। वो आपको जो है मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट ने दिया, ये हो गया है ना। चलो मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उनको क्लासिफाई किया। साइंटिस्ट का नाम है अरेंद हिट्स। क्या नाम है उनका? अरेंद हिट्स। ठीक, अरेंद हिट्स नाम के एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको अगेन क्लासिफाई किया, फर्दर क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा। ठीक है, कैसे 4 भाग थे? रोबोटिक्स मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला उन्होंने कहा, ठीक है, कि इसके अंदर आत्मचेतना, आत्मचेतना का मतलब क्या हुआ? आत्मचेतना जैसे हम लोगों के अंदर होती है ना, जिसको हम बोल सकते हैं, या वही सारी चीज़ें, खुद काम करने की क्षमता वगैरह वगैरह, वो खुद के बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। तो ये सबसे हायर लेवल का हो गया। ये सिर्फ क्या है? अभी हाइपोथेसिस है ना। हाइपोथेसिस है मतलब कि परिकल्पना है, कल्पना है, ऐसा अभी नहीं हो सकता है। ये उनका पहला क्लासिफिकेशन है। ठीक, दूसरा जो है कि होल ब्रेन वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। होल ब्रेन मतलब कि उनके अंदर अपना खुद का क्या है? मस्तिष्क है। ठीक है, खुद का मस्तिष्क है, मतलब कि वो भी कैसे होंगे? वो भी सारे टास्क परफॉर्म कर सकेंगे, कोई भी टास्क हो। ठीक है, आपका निर्णय लेने की क्षमता और डिसीजन लेना हो, मनुष्यों के समान ही उनके अंदर कार्य कुशलता होती है ना। कार्य कुशलता मनुष्यों के समान ही होती है। ठीक, और भी दूसरी जो सब मनुष्य कर सकता है वो भी ये कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक हाइपोथेसिस। ये दोनों चीजें, जो दोनों क्लासिफिकेशन है, ये भविष्य की बातें हैं, जो कि हो सकता है कि फ्यूचर में हो जाए, है ना। अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, अभी जो पॉसिबल है वो कौन सा है? वो है प्रतिक्रियात्मक, मतलब रिएक्टिंग एआई। रिएक्टिंग एआई मतलब इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिक्रियात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समझो। रिएक्टिंग मतलब रिएक्ट करना, है ना। जो भी, जैसे कि आप चेस खेल रहे हो, किसी अपने मोबाइल में खेल रहे हो, तो आप जब कोई चाल चलोगे उसके बाद ही वो चलेगा, है ना। अब अगर आप कभी करके देखना, जो वीक वाले जो गेम होते हैं ना, कई तरीके के गेम आते हैं इसके अंदर, उसमें भी लेवल देता है वो चेस के अंदर भी, कि लो लेवल पर खेलना है कि हाई लेवल पर। तो आप कभी लो लेवल पर खेल कर देखना, क्योंकि हाई में तो वो जीतने नहीं देता, मुश्किल करता है ना। तो क्या करेगा वो, कि वो गलतियों से सीखता नहीं है। अगर आपने उसको किसी चाल में आपको फंसाना है उसको, तो आप जैसे चाल चलोगे वो उसके अकॉर्डिंग फटाक से चाल चल देता है ना। तो वो उसकी गलतियों से सीखता नहीं है कि इसने पिछले गेम में मुझे ऐसे फंसाया था और ये अभी भी वही कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं समझता इतनी बात है। वो तो जैसे ही आपने चाल चली, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपनी चाल चल देता है। मतलब कि गलतियों से सीखेगा नहीं, केवल क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, है ना। गलतियों से सीखने वाला जो गुण है इसके अंदर नहीं होता है, और ये मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है। इसी वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं। गलतियों से सीखता नहीं है ये, है ना, उसमें ये कैपेसिटी नहीं होती, केवल रिएक्ट करता है। अब इस तरीके की चीज़ें आपको कहाँ कहाँ मिल जाएंगी भाई? रिएक्ट करने वाली चीज़ें, जैसे देखो प्रतिक्रिया दे सकती है, और इनके पास मेमोरी भी नहीं होती है ना। मेमोरी अगर होगी इसके पास, तो ये क्या करेगा? ये अपनी गलतियों को स्टोर करके रखेगा और भविष्य में उनका एनालिसिस करके उसका यूज करेगा। पर इसके पास मेमोरी नहीं है, केवल ये क्या करता है? ये प्रतिक्रिया देता है। जैसे ही आपने इसको कुछ कहा, ये तुरंत उसकी प्रतिक्रिया दे देगा और बात खत्म कर देगा। आगे के लिए कोई मन में कोई बैर भाव नहीं रखता है ना, कि आगे मुझे ऐसा कुछ करना है। ठीक, ये एक चीज हो गई। अगला जो इसमें लास्ट है वो है इसी के अंदर सेम यही चीज है, पर इसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया? एक मेमोरी डाल दी छोटी सी, है ना, लिमिटेड, जो कि क्या काम करेगी? उसको बोला जाता है सीमित उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? याददाश्त, है ना, या मेमोरी, स्मृति। हाँ, राइट वर्ड क्या है उसका? स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याददाश्त। तो क्या किया कि ये रिएक्टिंग तो है ही, साथ में इसको हमने क्या दे दिया? थोड़ी सी स्मृति दे दी, थोड़ी सी याददाश्त दे दी। हाँ, लिमिटेड मेमोरी हो गई, है ना। अब देखो देना ही है, जब हम ही को देना है तो हम ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे हैं इसको? ठीक है, ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ज़्यादा मेमोरी देने पर क्या होगा कि पहली चीज़ तो ये है कि ये रोबोट सब छोटे छोटे काम करने वाले हैं, है ना। अगर ज़्यादा, जैसे कि हमारे मोबाइल में अगर 8 GB का कार्ड सपोर्ट करता है, और अगर आप उसमें 16 GB लगाओगे तो वो सपोर्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। पहली दिक्कत तो ये हो गई। दूसरी दिक्कत क्या हो गई कि भाई उसके सीखने की भी कुछ क्षमता है।
है ना। जैसे बच्चा है या हम कोई भी है, एक दिन में सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते ना, हमारी भी कैपेसिटी है, तो वो भी मशीन है, उसकी भी कैपेसिटी है कि वो कुछ ही चीज़ें सीख सकता है। ज़्यादा सिखाओगे उसको तो क्या करेगा, वो ओवरलोड हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा। फिर मशीन जो है, जैसे हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है ना, उसी तरीके की समस्या आने लगेगी। तो एक सीमित, एक लिमिट तक आप उसको क्या दे सकते हो, मेमोरी, जिसकी वजह से वो रिएक्ट भी करेगा और साथ में उन चीज़ों को ध्यान में भी रखेगा और आगे वो गलतियां नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन किसने दिया, अरेंद हिट्स ने, और ये कहाँ के थे, मिशिगन यूनिवर्सिटी के थे। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसके यूजेस, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस, वो भी मैं फटाफट बता देता हूं, है ना। ये इतना हो गया। अब देखो यूजेस क्या क्या कर सकते हैं इसके हम, देखो नुकसान क्या क्या है इसके, आप ही बताओ चलो, कि अगर रोबोट्स आ गए हर जगह तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे हमको। सबसे पहली बात, बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना भाई, जो काम 10 लोग करते थे उसको एक रोबोट कर रहा है ना। और रोबोट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम बना रहे हैं, तो वो जल्दी खराब भी नहीं होगा। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई रोबोट बनाने वाली जो फैक्ट्रीज है उसमें रोजगार मिल जाएगा, है ना, ऐसा भी नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, बेरोजगारी, है ना, बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी अगर इस तरीके के रोबोट्स आते हैं। और जो कि हुआ भी है भाई, मशीनें जो है, जो कि हम ऑपरेट करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, जो भी आपके जेसीबी, है ना, कार वगैरह, इन सब से भी क्या हुआ, फैक्ट्रीज में भी सारी मशीनें हो गई, उससे बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों का रोजगार गया है। जो काम मजदूर लोग करते थे पहले, कोई टनल ही बनाना है, वो काम आज मशीन कर देती है फटाफट, उनसे कम पैसों में और जल्दी कर देती है। तो कोई भी मजदूरों से क्यों काम कराएगा, तो बेरोजगारी निश्चित रूप से रोबोटिक्स के आने के बाद बढ़ेगी। दूसरा इसमें हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि इसकी कॉस्ट कैसी है, ज़्यादा है, सारी चीज़ें इसमें हाई लेवल की है ना, और साथ ही में अच्छी अच्छी मेटल्स भी हमको यूज़ करना पड़ेगा, उसमें बैटरी भी जो है आपको लगानी पड़ेगी, वो एक तरीके से पूरी मशीन आपको बनानी पड़ेगी। तो कॉस्ट बहुत है, महंगा बहुत है, तो हर लोगों की पहुंच में है क्या, ये नहीं है ना, हर लोगों की पहुंच में नहीं है। दूसरा इसका नुकसान हो गया कि सभी लोगों की, और जब तक सभी लोगों की पहुंच में ये नहीं होगा तब तक इसकी जो हम कह सकते हैं कि इसका कोई ज़्यादा उतना प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। जब ये सब लोगों की पहुंच में आने लगेगा तभी तो ये इफेक्ट करना शुरू करेगा। ठीक, इसके बाद और क्या नुकसान दे सकता है भाई, ये कि अगर मनुष्य इस पर निर्भर होता है, डिपेंड करता है, तो मनुष्य को क्या नुकसान होगा हेल्थ वाइज। पहली चीज कि जैसे कि होता है ना, आज हमको टीवी बंद करना है तो हम रिमोट से कर देते हैं, उठ के जाते हैं क्या वहाँ पर, नहीं जाते हैं। तो हेल्थ वाइज सिटिंग हम लोगों की बढ़ गई है, फिजिकल जो एफर्ट्स हैं वो कम हो गए हैं। बच्चे भी आजकल मोबाइल पर खेलना पसंद करते हैं बाहर जाने की बजाय, तो ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि मनुष्य का जो स्वास्थ्य है, मनुष्य की जो हेल्थ है, वो इससे क्या हो रही है, टोटली इफेक्ट हो रही है ना। कैसे हो रही है, आलसी होता जा रहा है, फिर अगर ज़्यादा देर सिटिंग करेगा, बैठेगा, है ना, ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा, तो बॉडी के जो सिस्टम है सारे वो भी क्या होंगे, खराब होने लगेंगे, पाचन शक्ति कमजोर होगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी, है ना। और एक जगह बैठे बैठे और एक जगह काम करने से जो एक तरीके के मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, मनोविकार होते हैं, वो भी क्या होंगे, यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि मनुष्य अगर मशीनों पर ज़्यादा निर्भर रहता है, जो कि आज की डेट में हो रहा है, आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपना मोबाइल टीवी ले सकते हो, तो उसमें क्या हो रहा है, नुकसान हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है हेल्थ वाइज। बच्चों को छोटी सी उम्र में चश्मे लग रहे हैं, है ना। कोई भी काम होता है तो हम आज जोड़ घटाना नहीं करते हैं, फट से मोबाइल निकाल लेते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं। कोई भी अगर थोड़ी सी भी आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो तो तुरंत मोबाइल निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं उसको करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे हमारा जो IQ लेवल है वो कम हो रहा है। हमने मशीन तो बना दी बहुत इंटेलिजेंट, पर धीरे धीरे हमारा जो IQ लेवल है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। साथ में हमारी हेल्थ भी क्या हो रही है, कंप्रोमाइज होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। ठीक, और अगर हेल्थ जो है, अगर हमारी बॉडी के हम सही जो जितने भी कल पुर्जे हैं उनका यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्रमिक विकास जो है आगे चल के उनको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। भाई जैसे कि ये छोटी उंगली का यूज हम नहीं करते हैं, है ना, ज़्यादातर, तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि कुछ सालों के बाद, मतलब कुछ नहीं, कुछ हजार सालों के बाद ये उंगली क्या होगी, आपकी गायब हो जाएगी। मतलब आपके हाथ में सिर्फ 4 ही उंगली रहेगी। क्यों, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। जिस चीज़ का यूज़ नहीं है, जैसे कि हम कहीं जॉब भी करते हैं ना, तो हमारा अगर यूज़ नहीं है वहाँ पर तो क्या कर देगा, वो हमको वहाँ से निकाल देगा। तो वैसे ये हो रहा है। आप देखो ना कि जैसे जैसे मनुष्य जब आदिवासी मतलब कि आदि मानव था, उस समय उसकी हेल्थ हाइट बहुत अच्छी हुआ करती थी। क्यों, क्योंकि उसको जंगल में रहना होता था, है ना, वो बहुत टफ होते थे। क्यों, क्योंकि उनको जंगली जानवरों से लड़ना होता है। पर आज का जो मनुष्य वो कैसा हो गया, जरा धूप में खड़ा हो जाए तो चक्कर आ जाएगा उसे। क्यों हुआ ऐसा,
क्योंकि हम उस पर डिपेंड हो चुके हैं, उस पर निर्भर हो चुके हैं। तो अगर ये ऐसी कंडीशन आती है तो आगे चल के भविष्य में क्रमिक विकास के जरिए हमारी उन अंगों को परमानेंट डैमेज हो सकता है, चाहे हमारे शरीर का वृद्धि विकास हो। जैसे कि आप देखोगे ना कि पहले हाइट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। आप रामायण महाभारत में अगर देखोगे तो जो भीम थे हमारे, उनकी हाइट 9 फुट के आसपास थी, है ना। और उससे पहले अगर राम भगवान के युग में जाओगे तो और ज़्यादा लोगों की। हमारा जो धर्म है वो बहुत ही साइंटिफिक है, हर चीज़ को वो क्या करता है, बहुत अच्छे से समझाता है कि भाई जैसे क्रमिक विकास बता रहा है वही चीज़ ये भी बता रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हमारे साथ होगी, भविष्य में हमारा हाइट छोटी सी हो जाएगी जैसे एलियंस लोग होते हैं, पर दिमाग बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम उसका ज़्यादा, जिस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करोगे वो ऑर्गन डेवलप हो जाएगा, और नहीं करोगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अपेंडिक्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। सेल्यूलोज का डाइजेशन हम नहीं करते हैं अब, इसलिए अपेंडिक्स क्या हो गया है, एक फॉसिल ऑर्गन हो गया, एक अवशेषी अंग हो गया, खत्म हो गया, ठीक। चलो फिर इसके बाद अगला, इसके वेपन बन सकते हैं। दूसरा नुकसान क्या है, हथियार, है ना, जो कि सबसे बड़ी समस्या है मानव जाति की। परमाणु बम जब नया नया बना था तो क्या हुआ था, होड़ मची थी। वैसे ही रोबोटिक्स जब नया नया आएगा तो उसमें भी क्या मचेगी, होड़ मचेगी, और होड़ की वजह से इतना डिस्ट्रॉय जो है मानव जाति को हो सकता है, और ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है, हथियार, है ना, मतलब वेपन। और वेपन अगर गलत हाथों में चले गए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। तो ये इसके कुछ नुकसान हो गए। अच्छा, फिर ये जो है सही गलत का फर्क करना तो इसको आता नहीं है ना, वो पहले ही हम बोल चुके हैं। तो अगर वो वेपन है, सही गलत का फर्क इसको मालूम नहीं है, जो भी इसके काम में बाधा पहुंचाएगा उसको वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो रुकने वाला नहीं है। तो ये इसके कुछ नुकसान है। अब इसके जो फायदे हैं वो हम इस पर कल बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग फील्ड में हम शुरू के 10-15 मिनट में इसको खत्म करके हमारा नया टॉपिक शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई आज की। तो बेसिकली देखो, कहानी की तरह याद रखना है, इसके जो रिकॉर्ड्स है, कुछ जो हिस्ट्री वगैरह, जो ईयर सन है, वो हमको अच्छे से थोड़ा याद रखना है, कौन सी चीज़ कब बनी थी। उसके अलावा जो है किस्से कहानी की तरह इसको याद रखना, मज़ेदार चीज़ है, आसानी से याद भी हो जाएगी, ठीक है।